नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम आज की जो क्लास है इसमें पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, जिसको हम स्थानीय स्वशासन भी बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट अगर सिंपल या आसान भाषा में बोले तो जैसे ग्रामीण स्तर पे जो होती है ग्राम पंचायत, और जो शहर में या नगर में जो होती है उनको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाएं। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तीन से चार क्लास इस टॉपिक में लगेगी और सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट, अब देखिए एक बार हमारे जो देश में जो गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर कैसी है, वो एक पिरामिड के आकार की है। कैसी है? एक पिरामिड के आकार की है। तो सबसे ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। कौन है? केंद्र सरकार, या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इससे नीचे फिर राज्यों में क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकारें, यानी राज्य सरकारें, ठीक है। प्रत्येक राज्य में क्या है? अलग अलग सरकार है। उससे नीचे क्या है? उससे नीचे है क्या है? उससे नीचे है लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, जिसको स्थानीय स्वशासन भी बोलते हैं। स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय लोगों द्वारा क्या है अपना शासन करना, वो क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है, ठीक है। अब जो स्थानीय सरकार है या लोकल गवर्नमेंट है, इसकी परिभाषा क्या होगी? मतलब एक शासन का एक ऐसा तरीका जिसमें जो निचले स्तर के जो लोग हैं वो क्या करें? वो भागीदारी, उनकी भागीदारी हो, ठीक है। यानी लोकल गवर्नमेंट में क्या है? लोकल गवर्नमेंट में है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑफ लोअर लेयर, ठीक है। यानी निचले स्तर के लोगों की भागीदारी। अब देखो, जब नीचे वाले जो स्तर है वहां के लोग अगर भाग लेंगे, इसका मतलब क्या? हमारा लोकतंत्र क्या है? बिल्कुल जो अंतिम सिरे तक क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना है। यानी इसी को बोला जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। यानी जो ग्रास है उसकी रूट तक, कहने का मतलब बिल्कुल नीचे वाले स्तर तक, यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी, या जिसको बोलते हैं हम हिंदी में अगर बोले तो तृणमूल लोकतंत्र। तृणमूल लोकतंत्र, तो क्या है? तृणमूल लोकतंत्र है, ठीक है। तृणमूल लोकतंत्र है। इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्या? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी इसको बोलते हैं सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सहभागिता मूलक लोकतंत्र का सिद्धांत इसको कहा जाता है। सहभागिता मतलब सभी का समान क्या है इसमें भागीदारी होती है। तो लोकल गवर्नमेंट का पता चल गया, जहां पे लोग सीधे रूप से क्या करते हैं, जो नीचे स्तर के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी भागीदारी होती है देश के शासन में। और एक्चुअल में अगर बात करें तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का क्या है? सबसे एक मजबूत स्तंभ भी है। क्योंकि जो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कहां पे है? ज्यादातर जनसंख्या कहां पे है? जो लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट यानी ग्रामीण और जो नगर है वहां से संबंध रखती है, और वहां पे क्या है? लोकतंत्र अगर मजबूत है तो इसका मतलब क्या है? उसी देश का लोकतंत्र क्या है? मजबूत है। और इसी को बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी या तृणमूल लोकतंत्र। यानी निचले स्तर तक क्या है हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है, या इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बोल देते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पार्टिसिपेशन करते हैं। जो निचली स्तर है यानी जो लोअर लेयर के पीपल हैं वो क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये सरकार का ढांचा है और किस तरह से लोकल गवर्नमेंट को की परिभाषा क्या है और लोकल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट लेके क्यों आए? सबसे पहले तो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनका एक सपना था,
उनकी एक अवधारणा थी, और उनकी क्या अवधारणा थी कि हमारे देश में ग्राम स्वराज्य की स्थापना हो। यानी देखिए, आप लिख भी सकते हो इसको, महात्मा गांधी की क्या अवधारणा थी। महात्मा गांधी की अवधारणा, क्या अवधारणा थी उनकी? ग्राम स्वराज, यानी गांव में क्या हो? स्वराज हो। ग्राम है जो उनका अपना राज हो, ठीक है। और वो किससे आता है? वो लोकल गवर्नमेंट से आता है, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो आप साइड में। तो महात्मा गांधी की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए हमारे देश में क्या है? हमारे देश में है जो लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या लोकल गवर्नमेंट है जो आजादी के बाद ही मतलब आई है, एग्जिस्टेंस में आई है, या पहले भी थी? देखिए, अगर बात करें तो पहले भी थी। प्राचीन समय से बात करें तो उस समय पे भी जो लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है कि किसी भी जो कोई भी स्थान है उसका शासन वहां के लोगों के द्वारा। और जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उस समय देखेंगे भी कि किस तरह से प्राचीन समय में भी जो स्थानीय लोग है वो अपने जो आसपास है या अपना जो ग्राम है या नगर है उसका प्रशासन चलाते थे। तो एक इतिहास नजर मार लेते हैं हिस्ट्री में कि कब कब मतलब कैसे कैसे अलग अलग समय पे कैसे कैसे जो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा हुआ करती थी, लेकिन आज इसको संवैधानिक रूप से दर्जा मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, इसलिए हम इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हिस्ट्री की अगर बात करें, इतिहास की अगर बात करें, प्राचीन समय में अगर हिस्ट्री की बात करें, इसकी इतिहास की अगर बात करें, एंशिएंट टाइम की अगर बात करें, तो सबसे पहले देखो ऋग्वेद है। ऋग्वेद जब आप पढ़ोगे, प्राचीन जो इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो ऋग्वेद में आपको सभा और समिति जैसी टर्म मिलेंगी। सभा का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। और समिति का मतलब भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। यानी सभा और समिति जैसे शब्द आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर वहां पे स्थानीय स्वशासन था तो इसीलिए उन्हीं के लिए तो क्या लिखा गया है? ये शब्द लिखे गए हैं, सभा और समिति जैसे, तदर्थ जैसे जो शब्द है वो लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर मौर्य पीरियड की या मौर्य काल की बात करें, तो मौर्य काल में एक गांव का मुखिया होता था। जैसे आप फिल्म वगैरह में देखते होंगे कि एक गांव का जो प्रधान होता है या मुखिया होता है, वो पेड़ के नीचे वहां के वृद्धजनों के साथ मिलकर क्या करते हैं? न्याय करते हैं, वहां का प्रशासन चलाते हैं, वहां का जो विकास है उसके बारे में और अन्य जो मामले हैं या अन्य जो कोई भी विषय है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आप फिल्म वगैरह में ऐसा देखते भी होंगे, ठीक है, या सीरियल वगैरह में ऐसा देखते होंगे। तो मौर्य पीरियड की बात करें, इसकी मौर्य पीरियड की अगर बात करें, मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन का मतलब मौर्यन पीरियड के बाद उत्तर मौर्य काल, ठीक है। यानी मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल। तो वहां पे क्या है? वहां पे इस समय में एक गांव में मुखिया हुआ करता था, गांव का मुखिया या लीडर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। वो वहां के जो वृद्धजन थे उनकी परिषद हुआ करती थी, वृद्धजनों की परिषद की सहयोग से, परिषद के सहयोग से क्या करता था? वहां पे शासन या प्रशासन वहां का चलाता था, ठीक है। तो जो मौर्य काल में भी आपको क्या देखने को मिला? लोकल गवर्नमेंट, यानी जो स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन है, उसके जो मतलब आपको देखने को मिले, गुण देखने को मिले, ठीक है। यानी मौर्यन पीरियड या पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी था। उसके बाद गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में तो बिल्कुल इस चीज को मतलब एस्टेब्लिश कर दिया गया था। गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल। गुप्त काल में क्या है? गुप्त काल में जिस तरह से सिटी, शहर या नगर का प्रशासन कौन करता था? विषयापति करता था। कौन? विषयापति।
और जिस तरह से वहां पे विलेज या ग्राम में कौन था, ग्राम का प्रशासन कौन चलाता था, ग्रामवती। कौन, ग्रामवती चलाता था, ठीक है। कौन चलाता था, ग्रामवती चलाता था। तो देखो यहां पे भी क्या है, शहर का प्रशासन है जो एक स्थानीय लोगों के द्वारा, और गांव का प्रशासन है जो स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट है, तो इसीलिए इतिहास में भी क्या हुआ करते थे, लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन हमको देखने को मिले हैं। अगर सल्तनत काल की बात करें, किसकी, सल्तनत काल की, सल्तनत पीरियड की बात करें तो ठीक है, सल्तनत काल में भी आप जैसे पढ़ोगे वहां पे चौधरी हुआ करते थे। चौधरी क्या होते थे, जो विवादों का निपटारा करने के लिए, ठीक है। वहां पे अगर रिवेन्यू की बात है, यानी जो वहां का, ये मान लीजिए आप, राजस्व से संबंधित जो कार्य कौन करते थे, वो पटवारी करते थे, वहां के लोकल हुआ करते थे, ठीक है। मुकद्दम हुआ करते थे, कौन, मुकद्दम। ये सभी चीजें आप एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में पढ़ोगे तो ये चीजें भी किसको डिनोट करती है, स्थानीय स्वशासन वहां पे हुआ करता था। यानी प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में भी स्थानीय स्वशासन था, लेकिन वो क्या है, इतने क्लियर तरीके से नहीं था, या आज जैसे संवैधानिक दर्जा दिया हुआ उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हुआ करता था, एग्जिस्टेंस था, ठीक है। अगर बात करें हम फिर मुगल पीरियड में, किसमें, मुगल पीरियड में, अगर मुगल पीरियड की बात करें तो मुगल पीरियड में जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन था, वो वीक या कमजोर हो गया। क्या हो गया, कमजोर हो गया था, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे जो मुगल एम्परर यानी मुगल बादशाह हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो सब चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेते थे, डायरेक्ट तरीके से, यानी प्रत्यक्ष तौर पे वो वहां पे शासन करने का काम करते थे। और जो लोकल गवर्नमेंट है या स्थानीय स्वशासन है, वहां कमजोर हो गया, किसके दौरान, जो मुगल पीरियड के दौरान, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको। तो इतिहास में भी किस तरह से स्थानीय स्वशासन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये साक्ष्य है, ये मतलब एविडेंस है उन चीजों की कि हाँ इतिहास में भी हुआ करता था, क्या, स्थानीय स्वशासन हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद अब फिर देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के दौरान, जब हमारे देश पे हमारे देश पे जब अंग्रेज शासन किया करते थे, ब्रिटिशर्स थे जो शासन किया करते थे, रूल किया करते थे, उस समय पे जो स्थानीय स्वशासन का क्या एग्जिस्टेंस थी, क्या स्टेटस था, उस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो यानी ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के दौरान, मैं अगर चाहता तो आपको सिर्फ बता देता कि पंचायतें क्या होती है, नगर पालिकाएं क्या होती है, 73वां संविधान संशोधन और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th यानी 74वां संविधान संशोधन, उन चीजों को एक क्लास में करवा के चला जाता। लेकिन आपको अगर चीजों का बैकग्राउंड पता होगा तो आप अच्छे तरीके से उन चीजों को कोरिलेट कर पाने में सक्षम होंगे, और सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम एक किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लीजिए, मैंने उस टॉपिक का इतिहास अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो उसको डिस्कस जरूर किया है, ताकि आप अच्छे तरीके से उस चीज को समझ पाओ, ठीक है। तो अगर ब्रिटिशर्स के ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजी शासन के या अंग्रेजों के दौरान की बात करें, अंग्रेजों के दौरान, और अगर बात करें सिंपली 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेज थे, 1857 से पहले या 1858 से पहले क्या था, अंग्रेज कंपनी के माध्यम से भारत के ऊपर रूल करते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो फिर क्या हुआ, जो अंग्रेजी शासन था, यानी उसको क्या कर लिया, प्रत्यक्ष तौर पे, सीधे तौर पे जो भारत के ऊपर शासन वो करने लग गए, और जो कंपनी है उसको क्या कर दिया उन्होंने, कंपनी या मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स, ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स यानी आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद,
ठीक है। तो सबसे पहले 1864 में जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्होंने एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव लेके आए कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है उसको मान्यता मिलनी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। यानी एक रिजोल्यूशन या प्रस्ताव आता है जिसमें क्या लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज्ड कर देना चाहिए, यानी मान्यता उसको दे देनी चाहिए, स्थानीय सरकार को या स्थानीय स्वशासन को। ठीक है, क्या दे देनी चाहिए? मान्यता दे देनी चाहिए। उसके बाद फिर 1870 में, ठीक है, कब? 1870 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो वायसराय हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? वायसराय हुआ करते थे। और इन्होंने भी एक रिजोल्यूशन रखा, यानी एक प्रस्ताव लेके आइए। और वो प्रस्ताव क्या था? वो प्रस्ताव ये था कि लॉर्ड मेयो ने कहा भी अगर अच्छे तरीके से शासन करना है भारत के ऊपर तो जो लोकल बॉडीज है उनको पावर दे देनी चाहिए। ठीक है, यानी इन्होंने क्या कहा इस प्रस्ताव में? टू गिव द पावर टू लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज यानी स्थानीय सरकारों को या स्थानीय निकायों को शक्ति देने की बात कही। ठीक है, यानी भाई अगर आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, भारत के ऊपर शासन करना, तो जो स्थानीय सरकार है उनको कुछ शक्तियां दे देनी चाहिए। उसके बाद फिर 1882 की बात है, 1882। और वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड रिपन। ये भी क्या लेके आए? एक रिजोल्यूशन या एक प्रस्ताव लेके आए। क्या लेके आए? एक रिजोल्यूशन या एक प्रस्ताव ये लेके आए। और इन्होंने प्रस्ताव में क्या कहा? इन्होंने प्रस्ताव में कहा कि जो लोकल बॉडीज है इनको पावरफुल बना दिया जाए। ठीक है, क्या कहा? लोकल बॉडीज को क्या बना दिया जाए? पावरफुल बना दिया जाए। लोकल बॉडीज को पावरफुल यानी शक्तिशाली बना दिया जाए, क्योंकि शक्तिशाली बनने से क्या है, जो नीचे स्तर की जो मतलब निचला जो स्तर है वो क्या रहेगा? फिर वो सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहेगा। ठीक है, और इन्होंने और क्या कहा इस प्रस्ताव में? कहा एक तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, जिला बोर्ड की स्थापना कर दी जाए, और एक तालुका स्तर पे, जिसको हम आज तहसील वगैरह बोलते हैं, तालुका बोर्ड की स्थापना भी कर दी जाए। ठीक है, तालुका बोर्ड की स्थापना कर दी जाए। ठीक है, जिससे क्या है ये चीजें मतलब लोकल बॉडीज को क्या कर ले, उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, अच्छे तरीके से उसका प्रशासन को चला सके। ठीक है, और इसीलिए इस प्रस्ताव को फिर क्या कहा? इस प्रस्ताव को कहा मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया, जब मैंने फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत की थी उसमें भी बताया था कि भारतीय इनको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा अगर मैं एक शब्द में कहूं तो अधिकार पत्र होता है। ठीक है, यानी तो जो ये प्रस्ताव है इसको क्या कहा? मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी स्थानीय सरकार का, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इसको कहा। अब देखिए, जो स्थानीय स्वशासन था या लोकल गवर्नमेंट थी, इस प्रस्ताव के हिसाब से अगर देखें तो वो एक शेप लेना शुरू कर दिया था, एक आकार लेना शुरू कर दिया था जिला स्तर पे, तालुका स्तर पे। ठीक है, तो इन सुझावों के लिए, इस प्रस्ताव के लिए फिर लॉर्ड रिपन को क्या कहा? लॉर्ड रिपन को कहा गया आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। तो लॉर्ड रिपन को क्या कहा गया फिर इस प्रस्ताव के लिए, इन सभी सुझावों के लिए इनको कहा गया स्थानीय आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक।
फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इन मॉडर्न इंडिया। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है क्या, स्थानीय स्वशासन का जनक किसमें है, आधुनिक भारत में, ठीक है, आधुनिक इतिहास में। तो देखिए अब ये आपको समझ में आ गई, 1864 में एक प्रस्ताव में अंग्रेजी सरकार ने या ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई लोकल गवर्नमेंट को मान्यता दे देनी चाहिए, उन्होंने कुछ विचार किया। उसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो को और किस काम के लिए जाना जाता है, पहली जो जनगणना हुई थी वो क्या है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और उसमें उन्होंने भी एक प्रस्ताव किया कि एक जो स्थानीय स्वशासन है या लोकल गवर्नमेंट है उनको शक्तियां दे देनी चाहिए। और उसके बाद लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव पास किया, और उसमें क्या कहा, उसमें कहा कि जो लोकल बॉडीज है वो पावरफुल होनी जरूरी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिला स्तर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या जिला बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, तालुका स्तर पे या तहसील स्तर पे जिसको बोलते हैं एक तालुका बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इसलिए फिर इस प्रस्ताव को इन्होंने एक जो स्थानीय स्वशासन का आकार देना शुरू कर दिया। तो इनको क्या कहा, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा कहा गया, जो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था। अब इतना इंपॉर्टेंट ये प्रस्ताव था, और ये किसने दिया, लॉर्ड रिपन ने दिया। इसलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाने लगा, यानी फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, और देखिए जो चीजें अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, वो तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाएगा उन चीजों के बारे में तो तब हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखने की भी कैसे कैसे आकार लेती चली गई जो स्थानीय स्वशासन है या जो लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने आकार कैसे लिया प्राचीन इतिहास से लेके। उसके बाद फिर मुगल आए, मुगल के बाद फिर अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश के ऊपर रही, और उसके बाद फिर क्या है, हमारा देश आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद जो हमारे देश में क्या है, हमारा शासन लागू हुआ, ठीक है। तो हमारा संविधान बना, उसमें क्या, उसके बाद एक 1907 में एक आयोग आता है, एक कमीशन आता है, शाही कमीशन, और उसके जो चेयरमैन थे होब हाउस थे। तो 1907 में क्या है, 1907 में और एक कमीशन आता है, 1907 में एक कमीशन आता है जिसको शाही कमीशन कहा गया, और इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे या चेयरपर्सन कौन थे इसके, वो थे होब हाउस, ठीक है। होब हाउस इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे। और जो ये कमीशन है इसको नेशनल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन भी कहा गया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण। मतलब केंद्र सरकार है, तो अगर मान लो केंद्र सरकार है तो वहां पे क्या है, जो पावर्स है, जो शक्तियां उनका केंद्रीकरण है, एक जगह पे सारी है। राज्य सरकार उससे ज्यादा हुई तो क्या होना शुरू हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया। तो इसको क्या बोला गया, इस कमीशन को बोला गया नेशनल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन। तो इसको क्या नाम दिया फिर, नेशनल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन, नेशनल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन, ठीक है, यानी राष्ट्रीय विकेंद्रीकरण आयोग इसको बोला गया, ठीक है। यानी यहां पे बात की गई, किसकी बात की गई, यहाँ पे जो पावर्स है या शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण की, उनके डिसेंट्रलाइजेशन की। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो लोकल बॉडीज है उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी इसमें क्या कहा, इसमें यही कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडीज की बात कही, यानी स्थानीय निकाय के विकास की बात की, स्थानीय निकाय के विकास की बात इसमें की गई, ठीक है। और ये याद रखना, राष्ट्रीय विकेंद्रीकरण आयोग किसको कहा जाता है, 1907 में जो शाही कमीशन होब हाउस की अध्यक्षता में, होब हाउस के उसके चेयरपर्सन थे, और उसको कहा क्या, नेशनल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन, यानी राष्ट्रीय विकेंद्रीकरण आयोग कहा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात करें तो स्थानीय स्वशासन का और उदाहरण कहां पे देखने को मिला, 1999 में, कहा 1990 यानी 1919 में,
और मैं 1919 बोलता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो नेक्स्ट क्या है 1990, 1919 में। और 1919 में क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम, या जो क्या था उसको क्या भी बोला गया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला गया, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, या भारत सरकार अधिनियम भी इसको बोला जाता है, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, भारत सरकार अधिनियम भी बोला जाता है। तो जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें क्या, इसमें डायरकी सिस्टम जो प्रांत है, प्रोविंसेस है, वहां पे लागू कर दिया, यानी द्वैध जो शासन है, द्वैध शासन मतलब शासन की दो सत्र में उनको डिवाइड कर दिया गया, डायरकी इन प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। एक तो वो तो बोला गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट, और दूसरे को क्या बोला गया, दूसरे को बोला गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। पहला तो क्या, रिजर्व्ड सब्जेक्ट, यानी इनको बोलते हैं, रिजर्व्ड का मतलब होता है आरक्षित विषय या संरक्षित विषय, संरक्षित विषय। और दूसरा ट्रांसफर्ड यानी स्थानांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्या बोला गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। यानी हस्तांतरित विषय। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, इनके बारे में जो डिसीजन लेने की पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल, गवर्नर के पास प्लस उसकी काउंसिल के पास। यानी इसके डिसीजन कौन लेते थे, इसके निर्णय लेते थे गवर्नर, गवर्नर प्लस गवर्नर की जो काउंसिल हुआ करती थी, यानी जो उनकी परिषद हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां पे भारतीयों का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि गवर्नर में, काउंसिल में क्या थे, उसमें भी गवर्नर के आदमी हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, यहां पे डिसीजन कौन लेते थे, यहां पे डिसीजन लेते थे गवर्नर, यानी गवर्नर प्लस जो इंडियन मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय पे, या पदाधिकारी। ठीक है, भारतीय जो मंत्री हुआ करते थे और गवर्नर के साथ मिलकर वो क्या इनके ऊपर डिसीजन लेते थे, दो हस्तांतरित सब्जेक्ट थे। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का क्या है, तो जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो पहले हमने देखा किस तरह से लॉर्ड मेयो ने, और उससे पहले 1864 में, 1864 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा था, उसके बाद 1882 में जो लॉर्ड रिपिन थे उन्होंने कहा था कि जो पावरफुल बना देना चाहिए लोकल बॉडीज को, यानी लोकल गवर्नमेंट को। तो जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रख दिया गया, यानी यहां पे क्या रख दिया गया, लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट को। अब लोकल गवर्नमेंट को यहां पे रखने का क्या फायदा था, क्योंकि यहां पे भारतीय हुआ करते थे, कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेना होता था ट्रांसफर सब्जेक्ट के उसमें। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट को क्या कर दिया यहां पे, कहने का मतलब क्या है, लोकल गवर्नमेंट एक ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया, कहां, जहां पे गवर्नर और क्या, गवर्नर के साथ जो भारतीय मंत्री है बोल सकते हो, वो मिलकर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट फिर यहां पे भी देखने को मिली, जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। उसके बाद फिर आता है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, और उसमें क्या था, उसमें प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दी गई थी, यानी स्वायत्ता दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? स्वायत्ता दे दी गई थी। स्वायत्ता का मतलब होता है कि अपना शासन आप खुद कीजिए। उनको कुछ सब्जेक्ट्स के या कुछ विषय के मामले में उनको क्या बनाया गया, उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया। तो यानी 1935 में फिर क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या, जो प्रोविंसेस या प्रांत थे उनको मैंने बताया क्या दे दिया गया, उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। तो जो प्रोविंसेस थे यानी प्रांत थे, उनको क्या दे दी? ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता दे दी। स्वायत्ता, ठीक है। स्वायत्ता का मतलब क्या है? उनको ये बोला कि आप सेल्फ डिसीजन लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स के विषय में। और जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट या स्टेट सब्जेक्ट, जो प्रोविंशियल लिस्ट का सब्जेक्ट या स्टेट्स लिस्ट यानी राज्य सरकार का क्या कर दिया, जो सब्जेक्ट घोषित कर दिया। यानी लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन को क्या बोला यहां पे? प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी प्रांतीय विषय है। और प्रांतों को क्या मिली हुई? ऑटोनॉमी या स्वायत्ता मिली हुई, यानी अपने इसके डिसीजन ये खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो लोकल गवर्नमेंट को भी क्या हुआ फिर, अगर आज की बात करें तो आज भी जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है? लोकल गवर्नमेंट क्या है? प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, या मतलब स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ऐसे बोल सकते हो इसको, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय पे देखते हैं। तो हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ हो रहा था, तो जो हमारी संविधान सभा थी वो दो आइडियोलॉजी या दो विचारधाराओं में बंट गई। ठीक है, कितनी में? दो विचारधाराओं में बंट गई। तो अब देखते हैं ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माण के दौरान, संविधान निर्माण के दौरान, संविधान निर्माण के दौरान जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको स्टेट लिस्ट का विषय बना दिया। किसका? स्टेट लिस्ट का। ठीक है, स्टेट लिस्ट का क्या बना दिया? इसको सब्जेक्ट बना दिया, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, यानी स्थानीय सरकार को, स्थानीय सरकार को राज्य सूची का विषय बना दिया। राज्य सूची का क्या बना दिया? विषय बना दिया। अब ये बोलोगे तो पहले 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें भी बना दिया, लेकिन जब हमारी संविधान सभा हुई उसमें डिस्कस हुआ। डिस्कस में क्या हुआ? दो विचारधाराओं में क्या हो गया? लोग बंट गए। तो क्या निकल के आया? यहां पे जो संविधान सभा थी, टू आइडियोलॉजी निकल के आई, यानी दो विचारधारा। अब विचारधारा किस बेस पे निकली? विचारधारा निकली, मुद्दा यह था, एजेंडा यह था कि क्या लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, क्या स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, यानी हमारे संविधान में उसके बारे में मेंशन कर दिया जाए। मुद्दा यह था। तो इस डिस्कशन के ऊपर हमारी संविधान सभा में दो विचारधाराओं में बंट गई, और एक तो यहां से निकल के आई गांधीयन आइडियोलॉजी। क्या? गांधीयन आइडियोलॉजी यानी गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा का मतलब क्या है? जो लोग ये चाहते थे कि भाई स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिले, वो क्या थे? वो गांधीवादी विचारधारा के थे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमारे महात्मा गांधी जी की अवधारणा थी कि जो हमारे देश में क्या हो? ग्राम स्वराज्य हो। ठीक है, क्या हो? ग्राम स्वराज्य, यानी निचले स्तर पे भी स्वराज हो। ठीक है,
तो जो गांधीयन आइडियोलॉजी क्या चाहती थी, जिस तरह से इसका एक एग्जांपल दूं तो जो श्रीमन नारायण अग्रवाल एक इसके मतलब समर्थक थे गांधीयन विचारधारा के, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, इसमें इन्होंने ये कहा जो लोकल गवर्नमेंट है यानी स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन है, इसको क्या मिलना चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, ठीक है, यानी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। फिर दूसरे कौन से थे, दूसरे थे अंबेडकराइट, यानी जो अंबेडकर की विचारधारा को का समर्थन करते थे, ठीक है। अंबेडकर विचारधारा समर्थक, अंबेडकर विचारधारा समर्थक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय सरकार है, उसको अभी संवैधानिक दर्जा ना दे, यानी नॉट टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, यानी संवैधानिक दर्जा न दें। अब आप ये बोलोगे क्या अंबेडकर नहीं चाहते थे कि जो ग्राम स्वराज्य हमारे देश में स्थापित हो, स्थानीय स्वशासन हमारे देश में स्थापित हो? बात ये नहीं थी। जो अंबेडकर जी ने उस समय पे जो तर्क दिए थे, जो लॉजिक दिए थे, वो बहुत अच्छे थे। देखिए, संविधान निर्माण के बाद जो हमारे देश में सबसे बड़ा जो एक समस्या उभर के आई थी जमींदारी की, जो जमींदार हुआ करते थे उसकी, यानी आजादी से पहले भी, अंग्रेजों के शासन में भी, उससे पहले अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत में यानी मेडिवल इंडिया में बात करें तो मुगल पीरियड में भी ऐसे क्या हुआ करता था, कुछ लोग थे जो क्या हो जाते थे, ज्यादा पावरफुल हो जाते थे, और ज्यादा पावरफुल होते थे तो लोगों का शोषण करने का काम करते थे। तो अंबेडकर जी ने एक बात कही कि पहली बात तो क्या है, हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं है, हम आर्थिक तौर पे इतने मजबूत नहीं है कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, और जिस चीज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, फिर वो चीज क्या है, वो चीज है फिर उसको एक मजबूती मिल जाती है। अगर संविधान में दर्ज है तो वो मजबूत चीज है। और अगर संवैधानिक तौर पे मतलब जो पंचायत है या नगर पालिकाओं के विकास के लिए अगर मान लो अगर संवैधानिक दर्जा मिलता तो उसके विकास के लिए भी फिर क्या है, जो वित्त या फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, जिससे क्या है हमारे देश के ऊपर पहले से ही संकट है। पहला लॉजिक ये था अंबेडकर जी का, जो बिल्कुल वैलिड लॉजिक था उस समय पे। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि लोग अवेयर नहीं है राजनीतिक चीजों के बारे में, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके बारे में अवेयर नहीं है। अब हो मान लो कोई व्यक्ति स्थानीय स्वशासन में मान लो कोई मेंबर बन जाता है, कोई अध्यक्ष बन जाता है किसी भी संस्था का जो स्थानीय स्वशासन में होती है, तो हो सकता है जिस चीज की जमींदारी की जो हम उन्मूलन करना चाहते हैं, वो व्यक्ति पावरफुल बनके ऐसी चीजों को क्या करना कर दे, ऐसी चीजों को जो मतलब करनी से शुरू कर दे, जो जमींदारी जैसी चीजें हैं, वो पावरफुल हो जाएगा। लोग अपने अधिकारों के बारे में अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो इसलिए क्या है यहाँ समस्या हो सकती है। और अंबेडकर जी ने इनवैलिड पॉइंटों के साथ ये तर्क अपना जब संविधान सभा में रखा, और जो वहां पे संविधान सभा में बैठे सभी सदस्य थे वो अंबेडकर जी की इस बात से क्या हुए, सहमत हुए। तो फिर क्या हुआ, फिर जो डिसीजन ये निकला कि अभी लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन को अभी संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे। क्या निकला भाई, जो लोकल गवर्नमेंट है यानी हमारे मूल संविधान में लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। यानी यहां से डिसीजन क्या निकला, फिर यहां से डिसीजन निकला, यानी निर्णय क्या निकला, यहां से निर्णय ये निकला इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूल संविधान में लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा
नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डिसीजन निकला क्योंकि अंबेडकर जी के जो पॉइंट थे, जो तर्क उन्होंने दिए इसके उस संविधान सभा में, वो उस तर्क के ऊपर सभी लोग क्या हुए, सहमत हुए और इस चीज का फिर डिसीजन निकला। लेकिन आप बोलोगे कि क्या ओरिजिनल संविधान में लोकल गवर्नमेंट से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था? एक प्रावधान था डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, उसमें दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। तो यानी अगर बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में क्या था, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 था, और ये क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों का गठन। अब आप बोलोगे अगर संवैधानिक दर्जा था तो उस समय पे फिर संविधान लागू होते ही बने क्यों नहीं? तो मैं एक बात आपको फिर से याद दिलाता हूं, जब मैंने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ाए थे, तो ये बात बताई थी जो डीपीएसपी होते हो इनफोर्सिएबल होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी इनको आप लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। अगर आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन लिखा हुआ और पंचायतों का गठन नहीं होता तो आप इस चीज को चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में कि हमारे राज्य में पंचायतों का गठन नहीं हुआ। तो इसलिए इसको क्या है, डीपीएसपी में रखा हुआ है, और डीपीएसपी क्या है, इनफोर्सिएबल है या अनजस्टिसिएबल है, यानी इसके लिए आप न्यायालय में या किसी भी कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये देखा हमने बैकग्राउंड आजादी से पहले का लगभग, और संविधान सभा में क्या डिस्कशन हुआ, कैसे विचारधाराओं में लोग बटे। उसके बाद फिर अंबेडकर जी ने, जो बहुत ही पढ़े लिखे और ज्ञानी इंसान थे, उन्होंने फिर क्या हुआ किया, उन्होंने जो संविधान सभा के सामने तर्कें बताई, यानी वहां लॉजिक दिए, वैलिड लॉजिक दिए, वैलिड रीजन दिए कि क्यों लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा ना दिया जाए इस समय पे। और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फिर उसके बाद आगे क्या हुआ। आजादी मिल जाती है, स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है हमारे देश, हमारे राष्ट्र को, और उसके बाद फिर 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। तो क्या 1947 से लेकर 1992 तक कैसे हमारे देश का जो स्थानीय स्वशासन है वो चला, कैसे निचले स्तर पर लोगों की जो व्यवस्था की गई, किस तरह से उन लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बारे में सोचा गया, उन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, सभी चीजों को आप नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे, ताकि एग्जाम के समय आप इन चीजों से रिवीजन करने में आपको आसानी हो। और अगर कोई साथी हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, और जो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो मन से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर जरूर करना, ताकि उनको इन चीजों का, इन जो क्लासेस का, इस जो पॉलिटी की हमारी सीरीज चली हुई है, इसका बेनिफिट मिल सके। और कुछ दिन बाद हम, पॉलिटी हमारी समाप्ति की ओर है, इसके बाद हम ज्योग्राफी की क्लासेज लेके आएंगे आपके सामने, और ज्योग्राफी को एक यूनिक तरीके से हम पढ़ेंगे। एक यूनिक जो मेथड होगा ज्योग्राफी को पढ़ने का, हम कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी ज्योग्राफी को मैप से, ताकि आपको सभी चीजें आसानी से क्लास में ही अच्छे तरीके से याद हो जाएं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो साथियों, इस चैनल पे आप जुड़े हुए हो, अपना सहयोग दे रहे हो, इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को अनूप पुनिया की ओर से नमस्कार।